दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लिए 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस 1 साल में उन्होंने 7 देशों पर सैन्य हमले कराए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को घर से उठवाने तक की कार्रवाई कर दी, दर्जनों देशों पर मनमाने टैरिफ थोप दिए हैं और कई राष्ट्राध्यक्षों को सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पूरे पश्चिमी विश्व भर अमेरिकी दबदबे को खुलकर इन्होंने बहुत ही प्रदर्शित किया है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि ट्रंप जो है क्या कर रहे हैं, असली सवाल यह है कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, क्या यह सब उनकी व्यक्तिगत सनक है या आक्रामक स्वभाव और जो सत्ता परिवर्तन की इच्छा का परिणाम, या फिर अमेरिका की जो कमजोर पड़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा और बदलती विश्व व्यवस्था में अपनी प्रभुता बनाए रखने के लिए एक सुनियोजित और दीर्घकालिक रणनीति है। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आप जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस पर। और आज के इस सेशन में हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं इस जो है डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के बारे में, और साथ ही साथ इन्होंने मुख्य रूप से इनकी जो एक्टिविटी रही है पूरे साल भर, इनके पिछले कार्यकाल में भी जो एक्टिविटी रही है, पूरे अमेरिका की जो एक विश्व पटल पर जो एक जो है पृष्ठभूमि अभी दिख रही है, उन सभी के बारे में हम बहुत विस्तृत तरीके से आज के इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इसको हम 5 चैप्टर में डिवाइड करके देखेंगे, 5 चैप्टर होंगे और पहले चैप्टर में हम मुख्यतः बात करेंगे कि पिछले 1 साल में ट्रंप ने क्या-क्या किया है। ठीक है? तो मुख्य रूप से हम बहुत अच्छे तरीके से पिछले 1 साल के बारे में समझेंगे कि इन्होंने कौन-कौन सी गतिविधियां मुख्य रूप से ट्रंप ने करी हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फरवरी 2025 में यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम आप जानते होंगे, जेलेंस्की, यह अमेरिका पहुंचे। और जब यह अमेरिका पहुंचे व्हाइट हाउस, तो ट्रंप और जो जेडी वेंस हैं उनकी तीखी बहस हो जाती है, जिसके बाद जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है और मुख्य रूप से उनको बहुत ज़्यादा जो है धमकाया भी जाता है। तो सबसे पहली घटना ये स्टार्ट होती है फरवरी 2025 में, जो है किससे, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनसे। इसके बाद आप देखेंगे मई 2025 का दिन आता है। ठीक है? मई 2025 का जब समय आएगा, तब जो है साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं रामाफोसा, इनके साथ ही व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने आप देखेंगे नोकझोंक होती है और ट्रंप ने कुछ फोटो दिखाते हुए आरोप जो है लगाया उनके ऊपर कि साउथ अफ्रीका में जो गोरे किसान हैं उनका नरसंहार किया जा रहा है। रामाफोसा इसका मुख्य रूप से खंडन करते हुए नजर आते हैं। तो मुख्य रूप से इनको भी जो है वहां पर यह नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद यहीं पर यह गतिविधि रुकती नहीं है। फरवरी 2025 की एक घटना और सामने आती है, जब व्हाइट हाउस में जो स्टारमर और जो ट्रंप हैं वह एक दूसरे से मिलते हैं। ट्रंप उन्हें चैलेंज करते हुए पूछते हैं कि क्या आप अकेले रूस का मुकाबला कर पाएंगे। और मीडिया के सामने यह सवाल सुनकर जो स्टारमर है वो मुख्य रूप से आप देखेंगे बिल्कुल चौंक जाते हैं और एक अलग तरह का ही जो है इनका जो गेस्चर पोस्चर होता है वह बदलने लगता है। साथ ही साथ हाल ही में ट्रंप की बात करें तो इन्होंने दोस्तों फ्रेंच प्रेसिडेंट जो इमैनुअल मैक्रो हैं और जो भारतीय हमारे पीएम हैं श्री नरेंद्र मोदी, इनकी मिमिक्री और नकल करते हुए भी नजर आए हैं। इससे पहले ट्रंप कनाडाई पीएम जो जस्टिन ट्रूडो थे, उनको गवर्नर ट्रूडो भी कहकर जो है उनको क्रिटिसाइज किया है। तो आप देखेंगे इस तरह की जो गतिविधियां हैं विश्व पटल पर अमेरिका जैसे देश के जो राष्ट्रपति के द्वारा करी जा रही हैं, यह शोभनीय है। यह जो है एक उनके ऊपर सवाल खड़ा करती हैं कि वह किस तरह के व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है जेवियर कोरेलेस, उनका कहना है कि ट्रंप उस नेता की तरह ग्लोबल स्टेज पर आना पसंद करते हैं जो दंड देता है। ठीक है? जब तक आप कोई खास पेशकश नहीं करते तब तक वह आपके साथ बुरा बर्ताव करेंगे। तो मुख्य रूप से यहाँ पर इनके द्वारा यह बात कही जाती है और फिर जो है यह थोड़ा सा लगता है कि रियल में जो यह इंसान है वह सनकी मिजाज का है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो डिपोर्टेशन, टैरिफ और अलायंस ब्रेक, यह सभी जो है इनके द्वारा करी जाती हैं और एक एक करके इनको भी हम सारा देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, 20 जनवरी 2025 का दिन है जब यह शपथ लेते हैं अपने दूसरे कार्यकाल में और फिर जो सामूहिक डिपोर्टेशन ऑपरेशन है इसको शुरू किया जाता है अमेरिका के अंदर। सुरक्षा और जो इमिग्रेशन एजेंसियां हैं उनको आदेश दिया जाता है कि जो अवैध प्रवासी हैं उनको वापस उनके देश भेज दिया जाए। दोस्तों, यह बात ठीक है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। जनवरी फरवरी में आप देखेंगे जो लाखों अवैध अप्रवासी होते हैं उनको जो है भेजने का काम किया जाता है, लेकिन इनको भेजा कैसे जाता है इस पर गौर करने वाली बात है। दोस्तों, आप देखेंगे तो इनको आप एकदम पाएंगे कि मुजरिम की तरह ट्रीट किया जाता है ना। इनके हाथों में हथकड़ी लगाकर आप देखेंगे मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है उससे जो है डिपोर्ट किया गया और इसमें बहुत भारतीय भी मुख्य रूप से शामिल थे। 2 अप्रैल 2025 को फिर आप देखेंगे ट्रंप के द्वारा जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, यानी जो है जैसे को तैसा
इनका कहना है कि इस तरह का जो है टैरिफ हम लगाएंगे। तब से आप देखेंगे तो वे इसे हथियार की तरह मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हुए दोस्तों नजर आते हैं। जुलाई में फिर आप देखेंगे 2025 में ही 25% का फिर ये एक्स्ट्रा टैरिफ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भाई? तो वजह होती है कि रूस से तेल खरीदने के संदर्भ में। तो आप देखेंगे अभी तक भारत के ऊपर ये 50% का जो है टैरिफ लगा चुके होते हैं। इसके बाद आता है अभी ईरान का कन्फ्लिक्ट। तो ईरान के कन्फ्लिक्ट में आप देखेंगे जब वहां पर जो है लोग प्रदर्शन कर रहे होते हैं ईरान के गवर्नमेंट के खिलाफ, तो फिर से यह जो है उस बात से नाराज होते हैं और फिर कहते हैं कि ईरान से व्यापार करने वाले जो देश हैं उनको 25% तक का एक्स्ट्रा टैरिफ देना होगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि हमारा व्यापार तो ईरान से भी है, तो अब हम वहां से अगर व्यापार करेंगे तो 25% का और भी टैरिफ, यानी कि 75% का टैरिफ हो गया। दोस्तों इसके अलावा ग्रीनलैंड पर अमेरिका का जो विरोध करने वाले लोग हैं उन पर भी जो है 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ का प्रावधान इन्होंने कर दिया है। तो आप देखेंगे एक बहुत ही सनकी प्रवृत्ति का व्यक्ति, एक बहुत ही मनमाने तरीके से काम करने वाला व्यक्ति है। अभी इतने ही जो है पॉइंट से आपको नजर आ जाता है, पूरी कहानी तो अभी इसकी बाकी है। दोस्तों इसके बाद हम चलेंगे आगे जो है दिसंबर मंथ में। दिसंबर 2025 का वह दिन है, जो है वह मंथ है जब आप देखेंगे ट्रंप ने कहा कि टैरिफ मेरा परफेक्ट इंग्लिश वर्ड है और इसकी मदद से मैंने 10 महीने में दुनिया भर में लगभग 8 युद्ध को रोक दिया है। दोस्तों इसके अलावा आप देखेंगे तो 7 जनवरी अभी हालिया जो है दिनों की बात है। 7 जनवरी 2026 को ट्रंप ऐलान करते हैं कि अब अमेरिका 66 जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उससे अपने को बाहर कर रहा है। ठीक है, अब वह उसका हिस्सा नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि इनको लग रहा था कि यह सब जो है बहुत बेकार की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें सिर्फ अमेरिका का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, यह किसी काम के नहीं है और नहीं तो हमको काम करने में रिस्ट्रिक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे 66 जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उससे बाहर लेने का फैसला ले लिया। और इसमें से आप देखेंगे तो 31 जो यूनाइटेड नेशंस की संस्थाएं हैं वह शामिल हैं और वहीं पर आप देखेंगे लगभग 35 नॉन यूएन जो इंटरनेशनल अलायंस हैं वह आपको देखने को मिलते हैं। इसमें एक बहुत सबसे प्रमुख अलायंस है, ध्यान रखिएगा, जो भारत की पहल पर बना हुआ अलायंस था वह था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दोस्तों बहुत ही प्रमुख है और उससे भी आप देखेंगे तो यह अपने आप को बाहर कर लेते हैं। इसके अलावा व्हाइट हाउस और जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसके मुताबिक ये संगठन की बात करें जिनसे इन्होंने अपने को बाहर किया है वह अमेरिकी इंटरेस्ट के खिलाफ है और पैसे की बर्बादी है। इस प्रकार का इनका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर देखने को मिलता है कि हम इस वजह से इनको मुख्य रूप से इनसे बाहर हो रहे हैं। अब यहीं पर ये रुकने वाले नहीं है, अब आगे आप देखेंगे तो एक साल में 7 देशों पर हमला भी इनके द्वारा किया गया है, गोलीबारी भी किया गया है। तो देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप का दावा है, वह दावा करते हैं कि उन्होंने एक साल में 8 युद्ध रुकवाए, जैसा कि हमने पहले देखा, लेकिन इसके दौरान उन्होंने 7 देशों पर बमबारी भी की है। वह 7 देश कौन कौन है तो आप देखेंगे सीरिया, ईरान, इराक, यमन, सोमालिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। बारीकी से इन पर भी हम नजर एक बार रख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यमन पर नजर डालेंगे तो इनका ऑपरेशन रफ राइडर। रफ राइडर क्या है तो आप देखेंगे यहां पर 1000 से ज्यादा जो हुती ठिकाने हैं उस पर अमेरिका ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए और कई बड़े हुती नेता और सैकड़ों जो लड़ाकू हैं उनको मार गिराए। 6 मई को दोनों के बीच समझौता आखिर में होता है। इसके बाद आप आएंगे इराक पर तो अल अनबार एयर स्ट्राइक यह देखने को मिलेगा इनके द्वारा और 13 मार्च को अमेरिका ने इराक पर आप देखेंगे तो अल अनबार प्रांत पर एयर स्ट्राइक की। इसमें जो है इस्लामिक स्टेट के दूसरे नंबर के नेता जो अब्दुल अबू खदीज और जो एक अन्य नेता हैं उनकी मौत हो जाती है और यह इराक पर भी स्ट्राइक कर देते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो ईरान पर जो इनका ऑपरेशन मिडनाइट है, मिडनाइट हैमर, तो 22 जून का वह दिन है जब जो है अमेरिका के 125 सैन्य जो जहाज हैं उन्होंने एयर स्ट्राइक की दोस्तों और B-2 बॉम्बर से ईरान के 3 परमाणु ठिकाने फोर्डो, नताज और जो इस्फहान पर 14 बंकर बस्टर जो है बम गिराते हैं और इस पूरे जो है एरिया को आप देखेंगे तहस नहस कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो सोमालिया रिकॉर्ड 101 हमले इस पर करते हैं। यह जो है आतंकी संगठन अल शबाब जो ISIS सोमालिया समेत कई जो आर्म्ड ग्रुप हैं इनके ठिकानों पर अमेरिका पूरे साल एयर स्ट्राइक करती है और ट्रंप ने पहले ही साल में सोमालिया पर रिकॉर्ड 111 हमले कर दिए थे। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं। अब इसके अलावा सीरिया का जो ऑपरेशन हॉक आई है यह भी आप देखेंगे तो 19 दिसंबर का दिन है जब अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट के लगभग 70 ठिकानों पर दोस्तों एयर स्ट्राइक की और 2010 से सीरिया में जो इस्लामिक स्टेट हैं उनके खात्मे के लिए अमेरिकी सेना मुख्य रूप से तैनात कर दी गई। अभी वहां पर आप देखेंगे तो लगभग 1000 से
कम जवान जो है मुख्य रूप से अभी बचे हुए हैं, लेकिन अभी भी वहां पर गतिविधि बिल्कुल इनके कंट्रोल में देखने को मिलती है। इसके अलावा नाइजीरिया की बात करें तो क्रिसमस स्ट्राइक यहाँ पर होती है। क्रिसमस के ही दिन आप देखेंगे तो नाइजीरिया के सोकोटा राज्य में मौजूद जो आतंकी ठिकाने हैं उस पर स्ट्राइक करते हैं, और ये ठिकाने ISIS से जुड़े जो लकुरावा आतंकी ग्रुप हैं उनसे जो है जुड़े हुए थे। तो कुछ तो देखेंगे जो इनके हमले हैं वह बिल्कुल काबिल तारीफ भी है दोस्तों, लेकिन कुछ आप देखेंगे जो बहुत ही कन्फ्लिक्टेड है और वह वहां पर जो है अपना वर्चस्व कायम करने के लिए शायद इस प्रकार का जो है एक्टिविटी करते हुए नजर आए हैं। और लास्ट में अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा वेनेजुला, जिस पर जो है ऑपरेशन जो सदर्न स्पीयर है यह आपने देखा, और वेनेजुला पर आप देखेंगे तो ड्रग्स स्मगलिंग का आरोप लगाते हुए 2 सितंबर को जो कैरिबियन सागर है इसमें हमले शुरू कर देते हैं यह जो है, और फिर जो है वेनेजुला में ड्रोन अटैक किए जनवरी में जो राष्ट्रपति मदुरो हैं उनको पकड़कर अमेरिका ले जाते हैं और उन पर केस चलाया जाता है। आपने इस सारी घटनाक्रम को बहुत अच्छे से देख भी लिया है, समझ भी लिया है, तो आप देख सकते हैं यह इनका जो है इस प्रकार का पूरा एक्टिविटी रहता है। ठीक है, तो हमने कंप्लीटली चैप्टर 1 के अंतर्गत क्या क्या देखा, एक बार आप रिवाइज करेंगे तो हमने देखा पिछले 1 साल में जो ट्रंप है उन्होंने क्या क्या किया है। ग्लोबल लीडर्स के साथ बदतमीजी करी, ठीक है, उसमें जो है हमने जैसा कि देखा कि जो जेलेंस्की हैं उनको धमकाया, रामफोसा को नरसंहार के सबूत दिखाए, उनको क्रिटिसाइज किया, स्टारमर को जो चैलेंज कर दिया, ठीक, और इसके अलावा हमारे भी जो नेता हैं उनका भी जो है मिमिक्री किया। इसके साथ साथ जो डिपोर्टेशन टैरिफ और अलायंस है उनके संदर्भ में भी बात किया। इसके साथ साथ इन्होंने 1 साल में 7 देशों पर हमला भी किया, स्ट्राइक भी किया, और इसके पीछे इन्होंने तर्क बताया कि हमने 8 युद्ध रुकवाए हैं। ठीक है, इसमें यमन, इराक, ईरान, सीरिया, नाइजीरिया, ठीक है, सोमालिया, वेनेजुएला शामिल है। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर 2 की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे चैप्टर 2 में जो ट्रंप है वह आगे क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी जिक्र है, और मुख्य रूप से इस पर भी एक जो है अनुमान लगाया जा रहा है जो लोग हैं उनके द्वारा, जो विद्वान व्यक्ति हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बहुत अच्छा रुचि रखते हैं और इनके संदर्भ में लगातार जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो सबसे पहले जो ग्रीनलैंड का मुद्दा बहुत ही प्रमुख बना हुआ है। ठीक है, और आप देखेंगे यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी भी है। तो ट्रंप का मानना है कि ग्रीनलैंड पर कभी भी चीन और रूस कब्जा कर सकते हैं और इससे अमेरिका को खतरा होगा, ग्रीनलैंड को हर हाल में वह लेकर रहेंगे, ऐसा जो है देखने को मिलता है। अगले अगर निशाने की बात करें तो सबसे पहला ग्रीनलैंड आपको देखने को मिलता है। इसके बाद ईरान की बात करें तो इनका कहना है कि जो परमाणु हथियार है इसका खात्मा करना बहुत जरूरी है, और मुख्य रूप से अभी आप देखेंगे कि वहां पर जो सत्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग हैं ट्रंप ने उनका सपोर्ट किया है, वह उनका सपोर्ट कर रहे हैं और वे लगातार कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और एक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ट्रंप के निशाने पर अगला ग्रीनलैंड के बाद ईरान आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्यूबा की बात करें तो खत्म होने की कगार पर है। ट्रंप ने कहा कि क्यूबा पतन के कगार पर है और वे शायद ही टिक पाएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री जो मार्को रूबियो हैं इन्होंने कहा कि क्यूबा बहुत ही बड़ी मुसीबत में है, तो यह चाहते हैं कि क्यूबा पर भी इनका प्रभुत्व रहे। इसके अलावा मैक्सिको की बात करें तो ड्रग कार्टेल्स पर हमला इन्होंने किया है। 3 जनवरी को ट्रंप ने कहा कि मैक्सिको है इसके साथ कुछ न कुछ करना ही होगा, क्योंकि ड्रग्स जो मैक्सिको है इसके रास्ते पर अमेरिका जो है आ रही है। ठीक है, तो मुख्य रूप से मैक्सिको के संदर्भ में भी यह जो है बात करते हुए नजर आते हैं और इन पर भी इनका अगला निशाना देखने को मिलता है। साथ ही साथ कोलंबिया ज्यादा दिन ड्रग्स नहीं बेच पाएंगे, इसके संदर्भ में आप देखेंगे तो ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति जो गुस्तावो पेट्रो हैं इनको बीमार आदमी बताया, और बीमार आदमी बताते हुए इन्होंने कहा कि उन्हें कोकीन बनाना और उसे अमेरिका को बेचना मुख्य रूप से पसंद है, वह ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल धमकी देते हुए नजर आते हैं कोलंबिया को भी। इसके अलावा कनाडा की बात करें या कनाडा की बात करें, यूएसए का जो 51 नंबर का स्टेट है वह बनेगा, ऐसा जो है देखने को मिलता है। दोस्तों, चुनाव जीतने के बाद जो ट्रंप हैं 29 नवंबर 2024 को जो कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो हैं इनसे मिलते हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूं, तब उन्होंने कहा कि कनाडा को यूएसए का जो 51 नंबर का राज्य है वह बन जाना चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे इनका ध्यान कनाडा पर भी मुख्य रूप से देखने को मिलता है और कनाडा भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से भांप चुका है। इसके अलावा पनामा की बात करें तो आप देखेंगे यह नहर हमारे कंट्रोल में होगी, इसकी बात करते हैं तो अगला टारगेट यह भी नजर आता है इनका। तो मुख्य रूप से 22 दिसंबर 2024 की ही बात है जब ट्रंप ने कहा कि पनामा अमेरिका जहाजों से बहुत टैक्स ले रहा है जो गलत है और पनामा नहर अमेरिका को वापस कर दी जाए। मार्च 2025 में फिर से ट्रंप ने इसी बात को दोहराया था। ठीक है, जब यह चुनाव जीतकर आते हैं अपने इस नए कार्यकाल में। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरा जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें 500% तक की टैरिफ लगाने की बात भी इन्होंने कही है और इन्होंने कहा कि नए वर्ल्ड ऑर्डर को तय करने और अमेरिका की जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है इसके लिए ट्रंप अब अमेरिका को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। और मुख्य रूप से ट्रंप का सीधा फंडा है कि जो उनकी बात मानेगा, ट्रेड करेगा, दोस्ती निभाएगा, उसे टैरिफ में छूट मिलेगी और जो मनमानी करेगा उसको जो है भुगतना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रंप अपनी मनमानी जो है यहां पर करते हुए नजर आते हैं आपको। इसके साथ साथ उन्होंने भारत, कनाडा, यूरोप और ब्रिटेन जैसे जो देश हैं उनसे मन माफिया जो रिश्ते हैं उसके मन माफिया रिश्ते रखने के लिए टैरिफ की खूब धमकियां मुख्य रूप से देते हुए नजर आए हैं और दी भी है। 7 जनवरी की बात करें दोस्तों तो 7 जनवरी को अमेरिकी सीनेट में लिंडसे ग्राहम, ठीक है, यह एक जो है वहां के सांसद हैं, ठीक है, तो इन्होंने एक बिल पेश किया और इसके तहत आप देखेंगे तो रूस के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 500% का टैरिफ लगा दिया है। ठीक है, तो मुख्य रूप से यह भी आपको नजर आता है। अब दोस्तों इसके संदर्भ में हम बात करें तो इस पूरे मामले में भारत को नुकसान है, लेकिन भारत रूसी तेल कारोबार जीरो करने की तैयारी में है। 50% टैरिफ से जूझ रहा है। भारत 500% टैरिफ से जल्द निपटने की कोशिश करेगा। यह जो है मुख्य रूप से एक स्टेटमेंट आता है और एक्सपर्ट दोस्तों यह मानते हैं कि इन बिल से जो नैरेटिव है मुख्य रूप से वह गढ़ा गया है कि भारत और चीन जो है खलनायक है, अमेरिका दोनों देशों पर ट्रेड और टैरिफ को लेकर दबाव बनाना चाहता है। तो इस प्रकार का जो है आप देखेंगे जो मुख्य रूप से देखने को मिलता है, इनके संदर्भ में बातें सुनने को मिलता है, वह जो है इस तरह का है। इसके बाद अगर चैप्टर 3 की बात करें तो ऐसा क्यों कर रहे हैं ट्रंप, एक सवाल यह भी खड़ा होता है, तो इसके संदर्भ में भी देखेंगे। दोस्तों आधे दुनिया पर अमेरिकी कब्जे की सोच है इनकी और आप देखेंगे 2 दिसंबर 1823 को अमेरिका के जो 5वें राष्ट्रपति थे जेम्स मोनरो, ठीक है, इनका नाम आपने सुना होगा। तो जेम्स मोनरो ने अमेरिकी संसद कांग्रेस से एक पॉलिसी पेश की थी और नाम था इनका मोनरो डॉक्ट्रिन। मोनरो डॉक्ट्रिन की बात करें तो इसके मुताबिक दुनिया 2 हिस्सों में बटी है, पुरानी दुनिया यानी यूरोप और जो है और भी जो कंट्री हैं, और नई दुनिया यानी अमेरिका की मुख्य रूप से यह बात करते हैं। ठीक है, तो दोनों का पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, उन्हें एक दूसरे से अलग रहना चाहिए, इस प्रकार का बात देखने को मिलता है मोनरो डॉक्ट्रिन में। और यूरोपीय देश आप देखेंगे तो मुख्य रूप से अमेरिकी महाद्वीप यानी उत्तर और दक्षिण अमेरिका में दखल नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका इसे दुश्मनी और अपनी सुरक्षा के लिए खतरनाक मानेगा, यह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे अमेरिका की मोनरो डॉक्ट्रिन आगे बढ़ चुकी है और स्ट्रेटजी एक्सपर्ट से नया टर्म जो है गढ़ा है, यह है डोनरो डॉक्ट्रिन। ठीक है, डॉक्ट्रिन, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है डॉक्ट्रिन दिया गया उसकी बात करी जा रही है और ट्रंप भी इसका जिक्र कई बार मुख्य रूप से करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले डोनरो डॉक्ट्रिन का जिक्र करते हुए मुख्य रूप से नजर आते हैं और उन्होंने कहा कि हमारी नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के चलते वेस्टर्न जो हेमिस्फीयर है उसमें अमेरिका प्रभुत्व पर कभी सवाल नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपको यह देखने को मिलता है। इसके अलावा दुनिया के 2 हिस्से हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसकी बात भी स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलती है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ और साउथ अमेरिका महाद्वीप है, इसे आधी दुनिया भी कहा जाता है जिस पर ट्रंप अपना दबदबा चाहते हैं, यह वाला हिस्सा आप इस पर देख सकते हैं। ठीक है, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका मुख्य रूप से थिंक टैंक कैंटो इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो जो जोशुआ स्टीफनसन हैं, इनके मुताबिक ट्रंप वेस्टर्न हेमिस्फीयर के देशों को चिता रहे हैं कि हम यूएसए हैं और हम अपनी इच्छा से वर्चस्व कायम करेंगे। ठीक है, तो यहां पर नजर आता है आपको कुछ इस प्रकार की बात, ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके साथ साथ जीडीपी से ज्यादा कर्ज और डगमगाती अमेरिकी जो इकोनॉमिक है, इसके संदर्भ में आप देखेंगे तो भाई ये बहुत परेशान भी है। अगर इंटरनली आप अमेरिका की स्थिति देखेंगे तो बहुत ही खराब हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी की एक वजह यह भी है कि अमेरिका पर भारी कर्ज है और उसकी इकोनॉमिकल स्थिति है वो डगमगा रही है और यह बात ट्रंप महोदय अपने समझ गए हैं। दोस्तों अमेरिका पर आप देखेंगे तो 38.5 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, यानी आप देखेंगे कि उनकी जितनी जीडीपी और जीडीपी से भी ज्यादा कर्ज आपको देखने को मिलेगा। 30.6 ट्रिलियन डॉलर की इनकी जीडीपी है दोस्तों, और इन पर कर्ज है 38 जो है ट्रिलियन डॉलर का। दोस्तों अमेरिका के ऊपर उसकी जीडीपी से भी ज्यादा कर्ज आपको देखने को मिल रहा है और जीडीपी का 124वां % आपको देखने को मिलता है यह।
दोस्तों हर साल इस कर्ज पर करीब आप देखेंगे तो 1 ट्रिलियन से ज्यादा जो ब्याज है वह इनको देना पड़ता है। रकम अमेरिका के डिफेंस बजट से भी ज्यादा आपको नजर आता है जो यह ब्याज देते हैं। तो आप सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं प्रेशर तो है ही है, तो उस प्रेशर में भी इस तरह की जो एक्टिविटी है, जो गतिविधियां हैं उनके द्वारा करी जा रही हैं। वहीं अमेरिका को महंगाई और ऊंची ब्याज दरों की मार भी झेलनी पड़ रही है। क्रेडिट कार्ड का लोन रिकॉर्ड 1.23 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। और आप देखेंगे इन्हीं पहलुओं के मद्देनजर ट्रंप ने टैरिफ को कमाई का एक अपना जरिया बना लिया है। और आप देखेंगे 2025 से 2024 की तुलना में आप देखेंगे तो रिकॉर्ड 3 गुना जो है कस्टम ड्यूटी कलेक्शन से इनको प्राप्त हुआ है। और पहली बार ये आंकड़े 100 से 200 बिलियन डॉलर के जो है पार कर गए हैं। आप इस पर अगर डेटा पर गौर करेंगे तो आपको यह पता चल पाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमेरिका बैंकिंग इंस्टीट्यूट जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि 2026 में मंदी की संभावना 35% है और एआई सेक्टर डेवलपमेंट को संभालने हैं, लेकिन जो लेबर मार्केट है वह कमजोर हो रहा है। ठीक है। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की सीनियर फेलो रेबेका हैं। इनका मानना है दोस्तों कि टैरिफ लगान ट्रंप की ताकत के साथ साथ मजबूरी भी है, क्योंकि अमेरिका को अपनी स्थिति ठीक करने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन इसकी मार अमेरिका को झेलनी पड़ रही है क्योंकि ट्रेड कम होने से ट्रेड कम होने लगा है और मुख्य रूप से जो महंगाई है वह आपको देखने को बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार का जो है आपको पूरा सिस्टम देखने को मिलता है जो टैरिफ से रिलेटेड है, ट्रंप से रिलेटेड है। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 4 पर आएंगे और हम देखेंगे इनकी हरकतों के बारे में। ठीक है। ट्रंप की हरकतें क्या होंगी, तो क्या यह जो है तीसरा विश्व युद्ध छेड़ेंगे। तो देखेंगे हाल ही में जो न्यूयॉर्क टाइम है उसके इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि मेरी ग्लोबल पावर की लिमिट मेरी अपनी नैतिकता, मेरे दिमाग में ही है और यह मुझे रोक सकते हैं। मुझे इंटरनेशनल लॉ की ज़रूरत नहीं, इनका मैं पालन करता हूं, लेकिन यह आपकी परिभाषा पर निर्भर नहीं करता, इसका फैसला मैं करूंगा। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें तो इसके अनुसार आप देखेंगे तो मुख्य रूप से आपको नजर आता है इनका यह स्टेटमेंट। दोस्तों अगर हम बात करें तो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के, तो इसके ग्लोबल जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, ट्रैकर हैं, इसके मुताबिक दुनिया भर में 30 जंग या हथियारबंद झड़पें हो रही हैं अभी प्रेजेंट में। और डोनाल्ड ट्रंप भी आए दिनों किसी न किसी देश पर मिलिट्री एक्शन लेने की धमकी देते रहते हैं। अमेरिका नेवी के जो युद्धक हैं, बेड़े हैं, और साउथ चाइना सी, अटलांटिक सी और जो कैरेबियन सी है, इसमें भी मुख्य रूप से मूवमेंट करते हुए नजर आते हैं। ठीक है। तो इससे लगता है कि और भी स्थिति भयावह होगी। दोस्तों ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2026 में तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, तो इसका जवाब है नहीं। दोस्तों अमेरिकी थिंक टैंक की बात करें तो सिस्टन सेंटर ने 2026 के टॉप 10 रिस्क में विश्व युद्ध को जगह नहीं दी है। हालांकि उन्होंने ट्रंप के बनाए हुए जो आर्थिक दलदल हैं उनको सबसे ऊपर मुख्य रूप से रखते हुए नजर आए हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे मुख्य रूप से यहाँ पर यह जानकारी अपने को देखने को मिलती है और यहाँ पर अगर इनके अनुसार देखें तो युद्ध होने की कोई भी संभावना नहीं है। अब क्या ट्रंप को कोई रोकेगा, तो अमेरिका की समुद्री जो दादागिरी है उसको रोकने के लिए दोस्तों ब्रिक्स प्लस देशों ने 9 से 16 जनवरी तक साउथ अफ्रीका के जो साइमन टाउन बंदरगाह है उस पर समुद्री और हवाई युद्ध अभ्यास किया है दोस्तों। और अगर आप देखेंगे तो विल फॉर पीस 2026 की बात करी जा रही है। इस नाम की एक एक्सरसाइज से चीन, रूस, साउथ अफ्रीका जैसे देशों ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया है, हिस्सा लिया है। हालांकि भारत और ब्राजील इसमें मुख्य रूप से शामिल नहीं हुए हैं। दोस्तों वहीं ट्रंप के टैरिफ लगाने के इमरजेंसी राइट्स को भी अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और 14 जनवरी को इसका फैसला आना था, जिसे आखिरी वक्त में मुख्य रूप से टाल दिया गया है। दोस्तों रूस अभी यूक्रेन से जंग में व्यस्त है। दोस्तों आप देख ही रहे होंगे गोला बारूद के साथ अपने वहाँ के जो लोग हैं उनको जो है मुख्य रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। इकोनॉमी का भी जो है खस्ता हाल है और साथ ही साथ ऐसे में वह अमेरिका जैसे देशों से खुलकर टक्कर नहीं लेगा। तो ऐसी भी स्थिति देखने को मिलती है। तो लगता नहीं है कि कोई इनके खिलाफ सीधे जो है मोर्चा लेने के लिए तैयार होगा। वहीं चीन की भी बात कर लें तो चीन हर मौके में सिर्फ अपना हित साधेगा। 2025 में उसका ट्रेड 1.2 ट्रिलियन डॉलर के सरप्लस में रहा है और ऐसे में चीन का पूरा फोकस आप देखेंगे तो इकोनॉमी और जो सिक्योरिटी है उसको मजबूत करने पर होगा। तो इसके संदर्भ में आप देखेंगे यह भी काम करने वाला नहीं है। अब दोस्तों चैप्टर 5 और लास्ट चैप्टर है जिसमें हम मुख्य रूप से सुपर पावर्स की जो तबाही का पैटर्न है उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों जो महंगे युद्ध हैं, बर्बाद इकोनॉमिक से खत्म हुआ है। स्पेनिश एम्पायर की बात करें यहाँ पर तो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। 15वीं शताब्दी के आखिरी में आप देखेंगे तो स्पेन दुनिया के शक्तिशाली साम्राज्यों में शुमार हो चुका है। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी स्पेनिश आर्माडा।
ठीक है, यानी स्पेस की नौसेना। स्पेनिश राजा जो फर्डिनेंड थे दोस्तों, इन्होंने भारत खोजने के लिए आप देखेंगे तो क्रिस्टोफर को भेजा था। क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम आपने सुना होगा, लेकिन 1492 में आप देखेंगे तो कोलंबस ने भारत के बजाय अमेरिका को खोज लिया था। इसी घटना से स्पेन के जो सुपर पावर है उसके बनने की शुरुआत आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद हम बात करें तो मैक्सिको, पेरू, साउथ अफ्रीका के बड़े हिस्से पर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से स्पेन ने कब्जा कर लिया और यहाँ मिली जो सोने चांदी की खदानें हैं, मुफ्त के गुलाम हैं, वह जो है मुख्य रूप से अथाह धन के रूप में इनको देखने को मिल जाती हैं। अब इसके बाद फिर 1556 का समय आता है, जब 1556 में स्पेन की गद्दी पर जो किंग फिलिप हैं वह बैठते हैं और 42 साल के शासन में आप देखेंगे तो एक भी साल ऐसा नहीं होता था कि जब उन्होंने जंग ना लड़ी हो। और वे युद्ध के जरिए आप देखेंगे तो साम्राज्य विस्तार और अपनी सोच जो है वह दूसरे पर थोपना चाहते थे, जो है जैसे अभी प्रेजेंट के टाइम में आप ट्रंप को देख रहे हैं। दोस्तों फिलिप के रहते आप देखेंगे नीदरलैंड, ऑटोमन एम्पायर, इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल और बहुत सारे वगैरह कंट्री हैं जो स्पेन से मुख्य रूप से इन्होंने जंग लड़ी। और ये जंग इतनी महंगी थी दोस्तों कि स्पेन की हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, धीरे धीरे इनके ऊपर कर्ज बढ़ने लगा था और ऐसा समय आया कि जब जीडीपी का लगभग 60% से ज़्यादा इनका कर्ज हो गया था। जैसा कि अभी आप अमेरिका में देख रहे हैं कि लगभग जो है जो उनका कर्ज है वह 124% देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और 1557, 1560, 1575, 1596 में उसे खुद को आप देखेंगे जो यह है यह दिवालिया घोषित कर देते हैं जो स्पेनिश अंपायर है। और धीरे धीरे स्पेन का जो रुतबा, ताकत है, धन है, सब कुछ फीका पड़ जाता है और बतौर सुपर पावर उनका पतन हो जाता है। तो महंगे युद्ध, बर्बाद इकोनॉमिक से खत्म हुआ है। स्पेनिश एम्पायर का आप एग्जाम्पल बहुत अच्छे से ले सकते हैं, इसके संदर्भ में समझ सकते हैं। दोस्तों कर्ज विश्व युद्ध, स्वेज नहर, ब्रिटिश एम्पायर को ले डूबा, यह भी जो है बहुत समझने लायक बात है कि स्पेन के बाद धीरे धीरे आप देखेंगे तो ब्रिटेन का जो उभार है वह शुरू होता है और उसने भी स्पेन की गलती जो है उसने स्पेन की जो गलती है वह नहीं दोहराई है। 18वीं सदी के अंत में ब्रिटेन ने आप देखेंगे तो सोने चांदी की जगह मुख्य रूप से जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको अपनी शक्ति बनाया और इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन है उसको अपनाया। दोस्तों भारत, नाइजीरिया, घाना, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी जो कॉलोनियां हैं उससे ब्रिटेन ने कच्चा माल और धन जुटाया, फिर उससे प्रोडक्ट तैयार किया और विदेशी जो बाजार हैं उसमें ले जाकर उसने बेचने का काम किया। दोस्तों 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन का साम्राज्य दुनिया की लगभग 25% जमीन पर था और 23% आबादी पर मुख्य रूप से इनका कब्जा हो चुका था। दोस्तों ब्रिटेन दुनिया की सुपर पावर बन चुका था उस समय, है ना। आप शायद इसको पढ़े भी होंगे दोस्तों। फिर दौर शुरू हुआ विश्व युद्धों का और 1914-18 के पहले विश्व युद्ध और 39-45 के दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो इसने ब्रिटेन को दुनिया का साहूकार से मुख्य रूप से कर्जदार बना दिया। दोस्तों 1945 तक ब्रिटेन का कर्ज उसकी जीडीपी तक 2.5 गुना हो चुका था, है ना। और ब्रिटेन की इकोनॉमी डूबने लगी थी, उसके कब्जे वाले इलाके में विद्रोह चरम पर पहुंच गया था। ऐसे में ब्रिटेन को भारत, म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया, हांगकांग, घाना जैसे देशों को छोड़ देना पड़ा। दोस्तों फिर 1956 का समय आता है। 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति जो गामा अब्देल नासिर हैं, इन्होंने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया और ब्रिटेन के पीएम जो एंथनी ईडन है इसे नाक का सवाल बना लिया और मिस्र पर हमला कर दिया मुख्य रूप से। दोस्तों इससे अमेरिकी राष्ट्रपति जो आइजनहावर हैं या नाराज हो गए और उन्होंने ब्रिटेन को मुख्य रूप से धमकी दी कि वह ब्रिटेन के पाउंड को अपने रिजर्व को बाजार में बेच देंगे, जिससे ब्रिटिश करेंसी कौड़ियों के भाव हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे यह जो है देखने को मिलता है और अमेरिका का ऐसा रुख देख ब्रिटेन मुख्य रूप से पीछे हट गया। यहीं से ब्रिटेन सुपर पावर नहीं रहा और दुनिया समझ गई कि अब अमेरिका नई सुपर पावर बन गई है। ठीक है, तो यहाँ तक की जो स्थिति रहती है आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से रहती है और फिर अमेरिका ऐसे जो है सुपर पावर बन पाता है। लेकिन अभी की जो स्थिति है वह कहीं ना कहीं जो है एक अलग तरह की दिखती है और जो ट्रंप की नीतियां हैं वह कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगी और ऐसी स्थिति रही अगर कर्ज बढ़ता रहा तो नो डाउट इनके लिए भी बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा होगा, हर एक पॉइंट को आपने सिस्टमेटिक तरीके से समझने का प्रयास किया होगा कि भाई ट्रंप की सनक क्या एक सोची समझी रणनीति है या मुख्य रूप से यह जो है बिल्कुल इसी तरह से बस सोच रहे हैं कि ठीक है हम जो कर रहे हैं वही ठीक है। ठीक है, तो आपकी राय क्या है एक बार कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे और पूरे मामले को आपने ठीक से समझ लिया होगा तो जरूर एक बार आप जो है लिखकर यह भी हमें सूचित करेंगे कि सर पूरा मामला बहुत अच्छे से समझ में आया,
ट्रंप की जो रणनीति है वह कैसी है, यह भी मुझे समझ में आया, मैं यह सोच पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग आंसर करेंगे और उसी के साथ हम जो है प्रॉपर जो है यह समझने का प्रयास करेंगे कि आपने पूरे टॉपिक को ठीक से समझा। अब हमें इस पर कोई अन्य वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है, कोई अन्य काम करने की आवश्यकता नहीं है, प्रॉपर इस मामले पर अगर हम जिस पर अभी आज बात कर रहे थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।